संजय रात के 11 बजे उस भूतिया गांव में अकेला राही था। वो अभी आगे कुछ दूर ही गया था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा हो। ऐसे महसूस होते ही संजय एकदम से घबरा गया और पीछे पलटते हुए बोला, कौन है? जब संजय पीछे पलटा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। इसके बाद वो अपने सफर को कंटिन्यू करने लगा। वो अब एक चौराहे पर पहुंच चुका था जहां से 4 रास्ते आपस में जुड़ते थे। संजय को चौराहे से सीधा सामने के रास्ते पर एक आदमी दिखा जिसने शॉल लपेटा था। उसे देखकर संजय को थोड़ी हिचक हुई कि भला ये शख्स इतनी रात को बेवजह मूर्ति के समान रोड पर क्या कर रहा है। संजय बिना कोई हरकत किए हुए वहां उस शॉल लपेटे हुए आदमी के बेहद नजदीक से गुजरा। वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई शख्स भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहा है। संजय बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पर फिर भी हिम्मत करके वो पीछे पलटा तो देखा पीछे वही शॉल लपेटा आदमी खड़ा था। संजय को उस आदमी का बिहेवियर बड़ा अजीब लगा। वो कहीं संजय का पीछा तो नहीं कर रहा था। संजय दोबारा अपने रास्ते चलने लगा और इस बार भी वो शॉल लपेटा शख्स उसके साथ साथ चलने लगा। जब संजय चलता उसकी परछाई बनकर वो शख्स भी चलता। जब संजय रुक जाता तो वो शख्स भी रुक जाता। संजय अब इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, इसलिए इस बार वो रुका और पीछे पलटकर उस आदमी पर खूब चिल्लाने लगा। कौन है तू? कोई पागल है क्या? इस तरह आधी रात के वक्त मेरा पीछा क्यों कर रहा है? उस शख्स ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। उसका यह रवैया संजय को और गुस्सा दिला रहा था। इसी वजह से संजय ने उसके गले से शॉल को निकाला तो उसको एक जोरदार झटका लगा। उसके सामने जो शख्स खड़ा था उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखों की पुतलियां सफेद थी। भूत! ये बोलते हुए संजय वहां से भागने लगा। अभी अभी उसने एक भयानक चेहरे वाले प्रेत को देखा था। तभी अचानक से वो शख्स संजय के एकदम सामने आ गया और दांत निकालकर हंसने लगा। मार दूंगा तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे असली चेहरे को घूरने और मेरी शॉल को निकालने की? तूने मेरा असली और बदसूरत चेहरा देख लिया है। अब तेरा मरना तय है। मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे, मुझसे गलती हो गई। तुझे पता है ना, आज अमावस्या की रात है। आज की रात जिस पर भी हमारी नजर पड़ती है उसका अस्तित्व यहीं समाप्त हो जाता है। इतना कहते हुए उस प्रेत ने संजय की छाती में अपना हाथ घुसाया और एक झटके में उसका दिल बाहर निकाल लिया, जो अभी भी धड़क रहा था। संजय की आखिरी चीख के साथ गांव का माहौल फिर डरावना और शांत हो गया। अरे यार अदिति, चल, हमें यहाँ से निकलना है। तू यहाँ बैठकर किताब क्यों पढ़ रही है? अदिति का कोई जवाब नहीं मिलने पर सिमरन उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। अदिति की लाश लुढ़क कर गिर जाती है। सिमरन अदिति को देखकर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अदिति, अदिति, अदिति! रोहन अदिति की लाश को देखकर हैरान हो जाता है।
और वो सिमरन का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। तभी वो गलती से अपना पैर उस किताब के ऊपर रख देता है। अदिति की ऐसी हालत किसने की होगी? ये देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे कोई बुरी ताकत का काम हो। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। तभी वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस जाती है और दोनों गिर जाते हैं। ये किताब, ये वही किताब है जो अदिति ने अपने पास रखी थी। रोहन और सिमरन उस किताब को देखने लगते हैं और देखते ही देखते किताब पर बनी वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकालकर रोहन का गला पकड़ लेती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। अदिति रोहन का गला छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहां से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? ये जरूर शापित किताब है। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? इस किताब ने ही अदिति की भी जान ली होगी। I'm sure। तभी सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ती है। बाहर समीर गाड़ी लेकर आ चुका था। सिमरन और रोहन को बाहर बुला रहा था। अरे यार तुम लोग सब बाहर आ जाओ, गाड़ी ठीक हो गई है, चलो यहाँ से निकलना होगा। सिमरन और रोहन उस किताब को वहीं छोड़कर गाड़ी की ओर भागते हैं। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वहां पर वो वैश्या आ जाती है और अपने पायल बजाने लगती है। दोनों ये देखकर डर जाते हैं। कौन हो तुम और हमें क्यों मार रही हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। तभी वो वैश्या सिमरन और रोहन का गला दबाने लगती है और दोनों को हवा में उठाते हुए कांच की खिड़की पर पटक देती है। देखते ही देखते उन दोनों की मौत हो जाती है। लाइब्रेरी के बाहर से समीर ये सब कुछ देख रहा था। समीर अपने हाथ में एक ताबीज लेकर लाइब्रेरी के अंदर घुसता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मुझे पता था ये किताब खूनी है, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को किताब लेने भेजा था। वैश्या समीर को छू भी नहीं पाती है। समीर किताब पर ताबीज बांध देता है और उस किताब को अपने साथ गाड़ी में रखकर ले जाने लगता है। बेचारे मेरे दोस्तों को ये नहीं पता था कि ये सब मेरा करा धरा है। अब मेरे पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे का रिसर्च पूरा हो पाएगा। कितना लंबा रास्ता है, मेरी तो जान ही निकल गई आते आते। अब बस जल्दी से ये जंगल निकल जाए, फिर आराम से घर पहुंचकर सुकून की नींद सोऊंगा। वैसे भी कल सुबह सवेरे उठकर दोबारा फसलों की बिक्री करना है। यही कहता हुआ रामविलास जंगल के अंदर दाखिल हो गया कि तभी साइकिल का चक्का एकदम जाम हो जाता है। हाय मैया, ये क्या हुआ? अरे इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। रामविलास अब वहां से पैदल ही गुजरने लगा। तभी बढ़ते कदम के साथ कुत्तों के रोने की तेज आवाज उसे सुनाई पड़ती है। पूरे जंगल का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तभी अचानक रामविलास की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा एक आदमी गर्दन में फांसी लगाए डाल से झूल रहा था। वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाता या सोच पाता, उसी पल में वो लटकती लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान था। वो जंगल के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मैंने सुना है गांव के किसान और अपनी जिंदगी से परेशान लोग इसी जंगल में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हमेशा उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे राम, उठिए, उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए। यही आवाज लगातार रामविलास के कानों पर पड़ रही थी। ये बिल्कुल वही आवाज थी जब कोई आत्महत्या कर लेता है और तब उसके परिवार वाले उसकी लाश को देखकर बिलखने लगते हैं। तभी रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावने लफ्ज में एक आवाज गूंजने लगती है। रामविलास, हमको भूल गया रामविलास,
हम तुम्हारे दोस्त, याद है ना उस रात क्या हुआ था? ये आवाज सुनकर रामविलास का पसीना छूटने लगा। वो भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसका डर और दहशत में बदल गया। रामविलास हल्का मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई 6 फुट का आदमी खड़ा उसके कंधे को दबा रहा था। उसे दर्द होने लगा और किसी तरह उस हाथ को उसने अपने कंधे से हटाया। रामविलास ने अपने फोन में समय देखा तो रात के 1 बजने में 5 मिनट का समय बचा था। दहशत का सबसे तगड़ा पहर यही होता है और अब तो वो बिल्कुल किसी नदी के बीच धार में फंस चुका था। तभी उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से उसे फिर एक आवाज सुनाई दी। उस रात फसलों में आग लगाते मैंने देख लिया था रामविलास। कहां भाग रहे हो? रुक जाओ रामविलास, रुक जाओ। पीछे से आती ये आवाजें बार बार रामविलास के डर को बढ़ा रही थी। लेकिन अभी तो कहानी की बस शुरुआत थी। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे खुद से कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखा जिसके गले में फांसी का फंदा था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वो उस आदमी को देखते ही रुक गया। बिरजू, तू पिछले साल खुदकुशी कर बैठा था ना? तू अभी जिंदा है? जिंदा है तू अभी?